जितना भी अभी तक हम लोगों ने फ्रिक्शन में पढ़ा है उसमें कुछ बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता। फ्रिक्शन फोर्स आप इसको स्मॉल एफ से लिख रहे हो, नॉट डिपेंड अपॉन एरिया, नॉट डिपेंड अपॉन एरिया। अब ये बात लिख तो दी गई है, एक्सप्लेन कैसे होगी? एक्सप्लेनेशन के लिए आपके पास में जो रिजल्ट्स हैं उसको यूज कर लीजिए। फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ इज इक्वल टू क्या, म्यू एस एन, और स्मॉल एफ इज इक्वल टू क्या, म्यू के एन। इफ यू आर लुकिंग फॉर द काइनेटिक फ्रिक्शन तो म्यू के एन, और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन तो म्यू एस एन। और कहाँ दिखाई दे रहा है इस फार्मूले में? कहीं एरिया दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो फ्रिक्शन फोर्स एरिया पे तो डिपेंड नहीं करता। अच्छा, अगर ये जिद पकड़ ली जाए कि y को x से मतलब नहीं, y ने कहा हमको x से कोई लेना देना नहीं, और जबरदस्ती में अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ किसके पैरेलल? x के पैरेलल। जिससे मतलब नहीं, ग्राफ हमेशा उसी में क्या होता है? पैरेलल। और अगर x ने कहा कि हमको y से मतलब नहीं, x को y से मतलब नहीं, तो अगर आप ग्राफ बनाओगे तो जो ग्राफ होगा वो y के साथ क्या होगा? पैरेलल। इन दोनों बातों से आपको ये समझ में आना चाहिए, जिससे मतलब नहीं, ग्राफ उसी के क्या? पैरेलल। इधर ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कह रहा है कि हमको एरिया से मतलब नहीं, फ्रिक्शन फोर्स कह रहा है कि हमको एरिया से कोई मतलब नहीं। हमने लेकिन ग्राफ पेपर अरेंज कर दिया, यहाँ पे एरिया लिख दिया और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लिख दिया, तो ग्राफ किसके पैरेलल? एरिया के पैरेलल। अगर सेटिंग ऐसे बना दी गई, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर, एरिया यहाँ पर, ग्राफ किसके पैरेलल? ठीक है ना? यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जो ये मत वेट करो कि इस चैप्टर में ये आ गया तो अब आगे नहीं आएगा। ये बेसिक फंडामेंटल पॉइंट है, जिससे मतलब नहीं, लाइन हमेशा उसी के पैरेलल। जिससे मतलब नहीं, नहीं स्ट्रेट लाइन उसके पैरेलल, स्ट्रेट लाइन उसके पैरेलल। ये याद रखना हमेशा, कई बार कई जगह पर फिजिक्स में यूज होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स को आगे मतलब किससे? नॉर्मल रिएक्शन से तो मतलब है, दिखाई दे रहा है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से मतलब है, ये भी दिखाई दे रहा है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को किससे मतलब है? नेचर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, normal reaction as well as nature of contacting surfaces। nature of contacting surfaces ना लिखना हो तो आप क्या कह सकते हो? coefficient of friction। फिर एक पॉइंट ये भी पिछली क्लासेस में सीखा जा चुका है, आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो थोड़ा जितना पॉसिबल है रिवीजन उतना कर लेते हैं। एक पॉइंट ये भी सीखा जा चुका है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को पढ़ते हो और उसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया जाता है, प्रॉब्लम में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया, बट नॉट गिवन अबाउट द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की वो स्टैटिक है या काइनेटिक है। तो प्रॉब्लम में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट गिवन है बट नॉट इन्फॉर्म अबाउट स्टैटिक या फिर काइनेटिक। तो ऐसी टफ सिचुएशन में हम क्या करते हैं? देन वी कंसीडर कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर है म्यू गिवन। जो गिवन वाला फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है उसको हमने कैसे लिखते हैं? म्यू से। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया जाए कि जस्ट स्लाइडिंग, अगर ये मेंशन किया जाए कि जस्ट स्लाइडिंग,
तो इसका मतलब ये है कि जो ड्रिवेन फोर्स है, जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स जो चलाएगा, चीजों को चलाएगा, जो ड्रिवेन फोर्स ड्राइविंग फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स के क्या है, इक्वल है। उस मोमेंट पर इक्वल है, अगले ही मोमेंट पर जीत किसकी होने वाली है, ड्रिवेन फोर्स की जीत हो जाएगी। या अबाउट टू स्लाइडिंग इस तरीके का टर्म यूज करता है। तो नंबर 3 के बाद नंबर 4 पॉइंट कहां सेट करें, इसके चाहिए आइए यहाँ 4 नंबर पॉइंट। इन प्रॉब्लम वी है कंडीशन, कौन सी कंडीशन, बॉडी जस्ट स्लाइड। क्योंकि अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो स्लाइडिंग की भी तो बात कर रहे हैं ना, रोलिंग की बात नहीं कर रहे। दो चीजें हो रही हैं, स्टैटिक और स्लाइडिंग। अगर स्लाइडिंग होने लगी है तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन, और अगर आप जो है कोशिश तो कर रहे हो स्लाइड करने की लेकिन स्लाइडिंग हो नहीं रही है तो फिर कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन। और Fs इज इक्वल टू म्यू एस एन, ये किसकी वैल्यू थी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की। मैक्सिमम वैल्यू पे जाओगे तो फिर म्यू और इनटू में नॉर्मल रिएक्शन। इन प्रॉब्लम वी हैव कंडीशन बॉडी जस्ट लाइक, मींस इसका सीधा मतलब ये है कि जो ड्रिवेन फोर्स है, जो फोर्स ऑब्जेक्ट को चलाएगा वो इज इक्वल टू है किसके, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन F L मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। अब ड्रिवेन फोर्स कौन है, हो सकता है कि ड्रिवेन फोर्स कहीं बाहर से आया हो, और ये भी हो सकता है कि ड्रिवेन फोर्स mg का ही कोई पार्ट बन गया हो, लाइक mg sin थीटा, जो उसको चलाना चाहता हो। 5 नंबर पर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जानते हो, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कोई आइडिया है? जनरल टर्म है इसलिए पूछ रहा हूं, मतलब ये ऐसे टर्म नहीं है कि आपसे हम कहें कि उस चैप्टर में हम आपको बताएंगे, ये जनरल टर्म्स है। कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस से जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय these forces not depend upon path, not depend upon path। भाई आपने किसी फोर्स से होने वाले वर्क डन को निकाला, तो वो जो वर्क डन है वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पर, पोजीशन पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो तुमने पहले भी कभी पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो भाई एक मास m1 है और यहाँ पे मास m2 है, तो हमने m2 वाले मास को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, तो हम तो इस वाले रास्ते से m2 को ले गए, यहाँ पहुंचा दिया m2। पहले m2 यही था, किसी ने क्या किया कि m2 को b तक ले जाने में ये वाला पाथ फॉलो किया, किसी ने m2 को यहां से वहां तक ले जाने में ये वाला पाथ फॉलो किया। अलग अलग पाथ है। जब आप वर्कडन लिखोगे कि वर्कडन बराबर क्या, तो आप लिखोगे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो g m1 m2 बाई r स्क्वायर, ये फोर्स हो जाएगा, और साथ में क्या लाओगे, डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, फिर इंटीग्रेट कर लोगे। और अगर आप इंटीग्रेशन मेथड से नहीं जाओगे तो भी भाई फोर्स लोगे और साथ में क्या लोगे, डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स की वैल्यू लिखोगे तो आएगा g m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो जो इस रास्ते से ले गया है ऑब्जेक्ट को, वो भी r की जगह पे क्या लिखेगा, ab स्क्वायर लिखेगा ना, और जो m2 को इस रास्ते से ले गया है वो भी r की जगह पे क्या लिखेगा, ab। रास्ते की तो लंबाई नहीं आएगी ना, तो चाहे आप इस रास्ते पर फॉलो करते हो या इस रास्ते को फॉलो करते हो या इस रास्ते को फॉलो करते हो,
हर बार जब आप फोर्स का फार्मूला लिखोगे तो उसमें रास्ते की लंबाई नहीं आएगी, क्या आएगी, दोनों पॉइंट के बीच की दूरी आएगी। अच्छा, अगर मैं जगह बदल दूंगा, बी को अब M2 को यहां से यहां पहुंचा दिया तो R बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करते, पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। आपने अगर पोजीशन फिक्स कर ली है तो चाहे जिस रास्ते को फॉलो करो, इससे को कोई मतलब नहीं है। क्लियर है ये बात? और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, इनसे होने वाला वर्क डन कैसा होता है, पाथ पर डिपेंड करता है। वर्क डन बाय दीज फोर्सेस जनरल नॉलेज है, इसके लिए आप ये मत सोचो कि हम कोई स्पेशल चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम ये सीखेंगे। तो वर्क डन बाय दीज फोर्सेस डिपेंड अपॉन पाथ, डिपेंड अपॉन पाथ। अब जैसे कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल में आपको ग्रेविटेशनल फोर्स मिल जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स मिल जाएगा। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करें तो जिस चैप्टर पर आप हैं फ्रिक्शन फोर्स मिल जाएगा और भी विस्कस फोर्स मिल जाएगा। मुझे जो बात आपको बतानी है वो ये कि फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव। तो पांचवा जो पॉइंट हमारा था वो सिंपल था कि फ्रिक्शन फोर्स किस फैमिली का फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव। और इसके पहले आप हमसे ये पूछें कि नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, हमने आपको पहले बताया। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। 4 नंबर पॉइंट और 5 नंबर पॉइंट। अच्छा, ये भी पिछली क्लास में डिस्कस हो चुका है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो लेस देन क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। सही है ना, ये बात याद है? और ये इसके पहले डिस्कस हुआ था कि जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है। वैसे तो हमें अभी रोलिंग फ्रिक्शन की बात करनी ही नहीं है, मतलब आपके अपने सिलेबस में ही रोलिंग फ्रिक्शन की बात नहीं करनी है, फिर भी आपको ये बता दिया जाए कि अगर हम रोलिंग फ्रिक्शन भी 3 तरीके का है। फ्रिक्शन में आप बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि सेल्फ एडजस्टिंग होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इससे डेवलप होता है पॉइंट म्यू एस और डेवलप होता है एफ एल। दूसरा आपका है काइनेटिक फ्रिक्शन, ये लिखा है काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये स्लाइडिंग वाला केस चलता है, खिसकने वाला केस। यहां से डेवलप होता है म्यू के और क्या डेवलप होता है, एफ के। और नेक्स्ट है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग मतलब लुढ़कना, वहां पे एक आएगा म्यू आर, जैसे ये के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ऐसे म्यू आर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, और वहां पे आएगा एफ। तो रिजल्ट बेटा ये है म्यू आर लेस देन है म्यू के लेस देन है म्यू एस। और इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। आप ऐसे समझा करो, लुढ़काना, चीजों को रोल कराना आसान होता है एज कंपेयर टू खिसकाना, स्लाइड कराना। रोलिंग बहुत आसानी से होती है, जो चीज आसानी से होती है वहां फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा, करस्पॉन्डिंग म्यू आर क्या हो जाएगा, कम। और अब जरा दोनों की बात करें, अगर हमें स्लाइडिंग करानी है और स्टैटिक है, स्टैटिक में ज्यादा एफर्ट्स लगाना होगा ना, तो स्टैटिक वाला क्या होगा, मुश्किल, और काइनेटिक वाला क्या होगा, आसान। इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। 6 नंबर के बाद 7 नंबर पॉइंट, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स का पता लगाना। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स का पता लगाना, पता लगाना। और अब हम अपने माइंड में केवल स्लाइडिंग ही काउंट कर रहे हैं, काउंटिंग स्लाइडिंग।
फंडा ये रोलिंग तक भी जाएगा जो सिखाया गया। तो वहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स है, आपको पता है कि ये तो सभी को पता है कि फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल f is directed along the contacting surfaces, along the contacting surfaces। जैसे दो सरफेसेस बना लेते हैं, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये रही कॉन्टेक्टिंग सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स इसके अलोंग होगा। अब अलोंग इधर होगा या उधर होगा, ये प्रॉब्लम। अलोंग का मतलब क्या होता है? लाइन के साथ होना। अब लाइन के साथ इधर की तरफ या लाइन के साथ उधर की तरफ, तो ये कैसे जज करते थे? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स का पता लगाना, जिसमें हमको ये इंफॉर्मेशन है। तो जिस बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स काउंट करना है, उसकी एंटी बॉडी पर आप बैठ जाओ। जैसे मान लो कि इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और हमसे कहा गया ए पर फ्रिक्शन, मुझे फ्रिक्शन किस पे काउंट करना है? ए पर। तो हम कहां पर आ जाए? बी पर। अब बी से आप देखो कि ए वाली बॉडी क्या कर रही है। अगर ए वाली बॉडी इधर जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स उल्टा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है ना। तो रिलेटिव मोशन का मतलब यही है कि जैसे हमने कहा ट्रेन पर फ्रिक्शन, तो ट्रेन पर फ्रिक्शन तो हमें कहाँ आना पड़ेगा? जो आपकी रेल की पटरी है वहां पे आना पड़ेगा। अब रेल की पटरी पर हम हैं और रेल की पटरी के रेस्पेक्ट में देखा ट्रेन किधर जा रही है। ट्रेन अगर इधर जा रही है तो फ्रिक्शन कैसा होगा? इस तरह से। तो हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। आप रिलेटिव मोशन जज कैसे करोगे? जिस पर भी फ्रिक्शन काउंट करना है उसके एंटी पर आप अपने आप को ले जाओ, ऑब्जर्वर बन करके वहां पर बैठ जाओ। फिर वहां से ये देखो कि ये किधर मूव करेगा। जैसा उसका मूवमेंट है उसका जस्ट क्या कर दो? उल्टा। समझ पा रहे ना आप? आइए इन पॉइंट्स को लिखिए। 7th वाले पॉइंट के लिए थोड़ा स्पेस हमें चाहिए। 4 नंबर पॉइंट से आप आइए। तो फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल f is directed along the contacting surfaces, but actually how we determine the actual direction? क्योंकि along का मतलब इधर भी होता है, along का मतलब उधर भी होता है। To determine direction of friction force, we observe motion of particular object with respect to other, with respect to other, and friction is opposite to tendency of motion। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो मोशन की टेंडेंसी से अपोजिट होगा, जस्ट अपोजिट होगा। चाहे भले ही तुमको मोशन ना दिखाई दे रहा, लेकिन पता तो करो कि मोशन की टेंडेंसी क्या है। चलिए 7 नंबर पॉइंट के सपोर्ट में कुछ क्वेश्चन देख लीजिए और मुझे कंफर्म करिए कि फ्रिक्शन की कंडीशन क्या होगी। ये एक बॉक्स है और एक बॉक्स ये है और ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। हमने सभी को बता करके यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स। स्टॉप राइटिंग। इस वाले बॉक्स का नाम है ए, इस वाले बॉक्स का नाम है बी और ग्राउंड तो आप जानते हो जी। तो सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे बी वर्सेस ग्राउंड। फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन बी वर्सेस जी, जी फॉर ग्राउंड। तो डायरेक्शन देखते हैं। तो अब आप पहले चलते हैं बी पर फ्रिक्शन
ग्राउंड के करस्पॉन्डिंग। ग्राउंड पर बैठ जाइए, यहां पर आप ग्राउंड पर हैं। अब ग्राउंड पर हैं, आप देखो ना कि इस वाले बॉक्स की टेंडेंसी क्या है चलने की, कुछ नहीं पता चल पा रहा क्या हो रहा है। फिर आपने जो है बात किया कि बॉक्स बी पर अगर हम बैठ जाए और ग्राउंड को देखें, अब बॉक्स बी पर अगर बैठ जाए ग्राउंड को देखें तो मोशन की टेंडेंसी क्या नहीं पता चल पा रहा। अब चलते हैं ए वर्सेस बी पर बात करते हैं। मोशन की टेंडेंसी जब तक ना क्लियर हो जाए तब तक आप जो है लॉक मत करो आंसर। ए वर्सेस बी पर देखते हैं, पहले हम बी पर आते हैं और बी से देखते हैं कि ए का क्या है। तो साफ साफ दिख रहा है ए को तो कोई खींच रहा है। ये कंफर्म हो गया कि बी से जब हमने ए को देखा तो ए क्या हो रहा है, आगे जा रहा है। जब ए आगे जा रहा है तो बी के करस्पॉन्डिंग ए पर फ्रिक्शन कैसा होगा, पीछे की तरफ होगा। ये फ्रिक्शन किस पर है, ए पर है। कहां से देखा गया, बी से देखा गया। देखो यहां पर जब हम आए तो हम तुरंत आंसर लॉक नहीं करेंगे, जब तक मोशन की टेंडेंसी ना दिखे तब तक आंसर लॉक करने की जरूरत नहीं। छोड़ो आगे बढ़िए, क्योंकि हमें मोशन जज करना पड़ेगा। फिर और आगे बढ़े, बी वर्सेस ए देखा तो हमने देखा भाई बी पर हम बैठे हुए हैं और ए को, जब हम बी पर बैठे हुए हैं और ए को कोई खींच रहा है तो 101% ये जो है ये इधर ही तो मूव करने की कोशिश करेगा। कामयाब नहीं हो पा रहा डजंट मैटर, क्योंकि ये वाला फोर्स इतना ताकतवर नहीं है कि कामयाब हो रहा है। अगर कामयाब हो रहा है तो यानी कि ये वाला फोर्स उसको चला रहा है। तो मोशन की टेंडेंसी कैसी है, इधर जाने की है ना। तो मोशन की टेंडेंसी इधर जाने की है तो फ्रिक्शन फोर्स ए पर ही है। क्लियर ये बात, पक्का। अब अगर ए पर फ्रिक्शन इधर आ गया तो शॉर्टकट में बी पर फ्रिक्शन किधर होगा, इधर होगा। कैसे, आप चाहो तो ये बताओ कैसे, नहीं तो सीधे शॉर्टकट लगा दो। कॉन्टैक्टिंग सरफेस में किसी एक पर फ्रिक्शन पता चल जाए ना, दूसरे पर जस्ट उल्टा होगा। चलो मैं बताता हूं कैसे। अब मुझे बी पर फ्रिक्शन देखना था तो हम कहां बैठ जाए, ए पर। अब जब मैं ए पर बैठ जाऊंगा और बी पर फ्रिक्शन देखूंगा, ए तो चल रहा है ना, ये तो चल रहा है, बिल्कुल वही नजारा हो गया जैसे आप चलती हुई ट्रेन पर बैठे हो। चलती हुई ट्रेन पर जब आप बैठे हो तो बाकी की चीजें तुमको कैसे दिखती है, पीछे जाती हुई। तो जो ए पर बैठेगा उसको बी कैसा दिखाई देगा, पीछे चलता हुआ। एंड दैट इज व्हाई इसका जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा। दो रास्ते हैं, कॉन्टैक्टिंग सरफेस पर किसी एक पर फ्रिक्शन निकल गया, मेहनत की और निकल गया, तो एक पर निकल गया तो अब उसके एंटी पर क्या होगा, जस्ट उल्टा। जैसे मेरा ए पर फ्रिक्शन निकल गया ना तो मुझे कुछ नहीं करना था, बी पर फ्रिक्शन इधर होगा। और फिर अगर आप बेसिक फंडा फॉलो करना चाहते हो तो वो भी सीखो। अब आप ए पर बैठ गए, ये ऊपर वाला हाथ ए है, नीचे वाला बी है, और ए तो चल रहा है ना, तो तुम वहां बैठे हो। जब कोई चीज चलती है तो तुम बाकी लोगों को कैसे देखते हो, पीछे चलता होगा। तो भाई बी के पास तो कोई फोर्स तो है नहीं, जब ये ए चल रहा होगा तो बी तुम्हें कैसा दिखेगा, पीछे जाता हुआ। तो यानी बी की टेंडेंसी कैसी है, पीछे जाने की। फ्रिक्शन हमेशा इसका क्या करेगा, आगे। अब देखो बी पर फ्रिक्शन आ गया। अब ये जो फ्रिक्शन बी पर है वो बिकॉज ऑफ क्या, ए, और ये जो फ्रिक्शन है ए पर बिकॉज ऑफ द बी। क्लियर। अब आगे चलते नॉर्मल रिएक्शन तो काम कर रहे होंगे, वो एमजी से लड़ रहे होंगे। अब वापस आए हम, अब हमने दोबारा से ग्राउंड के करस्पॉन्डिंग बी को देखा। दोबारा से ग्राउंड के करस्पॉन्डिंग किसको देखा, बी। तो बी पर कौन सा फोर्स है, ये वाला। तो बी पर अगर ये फोर्स है तो ये फोर्स क्या करेगा, बी को इधर चलाने की कोशिश करेगा। बेटा ये कोशिश लिखा हुआ है, अपोजिट फ्रिक्शन इज अपोजिट एंड फ्रिक्शन इज, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है। टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स we observe motion of particular object with respect to other and friction is opposite to tendency of motion। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप ये देखो टेंडेंसी क्या है। आप जमीन पर आप बैठे हो और बी को देख रहे हो और बी पर कैसा फोर्स आ चुका है, ये वाला फोर्स आ चुका है जो कि इस तरफ लगा है। फोर्स तो अपना काम करने की कोशिश करेगा ना। तो ये बी वाला जो बॉक्स है, बी वाला जो ब्लॉक है वो किधर जाना चाहेगा, इधर। जब इधर जाना चाहेगा तो ग्राउंड पर बैठा हुआ कैंडिडेट फ्रिक्शन क्या करेगा,
इधर। ये फ्रिक्शन किस पर है? बी पर। कहां से? ग्राउंड से। ठीक है। अब आप देखो वहां पर इनके बीच में ये डिसाइड हो गया, तो बी से ग्राउंड पर फ्रिक्शन कैसा होगा? जस्ट उल्टा। यानी ये फ्रिक्शन है ग्राउंड पर, कहां से? बी से। कॉन्टैक्टिंग सरफेस पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन एक निकल है, तो बाकी दूसरी वाली जस्ट कैसी होगी? अच्छा, अगर तुम नहीं मानना चाहते तो चलो बी पर बैठो। अब बी पर आप बैठो, बी को कौन सा फोर्स चलाने की कोशिश करेगा? ये वाला। जब बी आगे बढ़ेगा तो तुमको ग्राउंड किधर दिखेगा? पीछे। तो ग्राउंड इधर जाना चाहता है तो फ्रिक्शन कैसा होगा? इस तरह। क्या नहीं करना है? जैसे हमसे उसने पूछा था बी वर्सेस जी का फ्रिक्शन निकालो, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। आप गलत करो, इससे बेहतर है कि आप क्वेश्चन को एफर्ट्स करो और समझ में ना आए तो छोड़ दो। जैसे ही रिलेटिव मोशन का फैसला हो जाए तुरंत डिसाइड कर लो कि फ्रिक्शन ये होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और भी हम कई सारे डायग्राम बनाएंगे। पांचवें पॉइंट की क्या कंडीशन है? हो चुका है ना सबका? देखो जल्दी से, और भी डायग्राम देखो। ये क्वेश्चन जो है वो मजे लेने के लिए है, जल्दबाजी नहीं। मतलब आप हमसे ये कहो आकर के कि हम यहाँ पर सर रिलेटिव मोशन डिसाइड नहीं कर पाए इसलिए हमने एरो नहीं बनाया। नेक्स्ट एग्जांपल फ्रिक्शन की डायरेक्शन के लिए। एग्जांपल कॉपी नहीं होगा। ये एक नाव है, मैंने बता दिया ये जो बोट है ये इस तरफ चलाई जा रही है। मोशन भैया बोट का इस तरफ हो रहा है और ये पानी है। तो मुझे वाटर वर्सेस बोट के बीच में फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन चाहिए। स्मॉल एफ की डायरेक्शन चाहिए। B for boat versus W for water। करिए पूरा एक्सपेरिमेंट, गलतियां कर रहे हैं करिए, बाद में भी हम डिसाइड करते हैं। सातवां पॉइंट डालें। अच्छा, अगर हम सिंबल में लिखना चाहें तो एक तो फ्रिक्शन होगा बोट पर बिकॉज ऑफ वाटर, और एक फ्रिक्शन होगा वाटर पर बिकॉज ऑफ। नाउ डिसाइड द डायरेक्शन। कौन इन्वॉल्व होगा इसमें? ये जो FBW है वो लेफ्ट होगा या राइट होगा? अरे बोलिए जो आपको लगता है। FBW लेफ्ट होगा। किसी को चेंज करना है तो चेंज करो, क्योंकि अगर ये सही है तो इसके लिए मैं नहीं पूछूंगा ये फिर कैसा होगा? राइट। और ये अगर गलत है ऊपर वाला तो फिर इसको मैं चेंज करूंगा। किसी को ऊपर वाले रिजल्ट में चेंज करना है? पक्का? कोई चेंज करना है किसी को? कोई भी चेंजमेंट करना हो तो फ्रिक्शन को डिसाइड। बोर्ड पर फ्रिक्शन, तो बोर्ड पर फ्रिक्शन है तो चेंज करना है। क्या होगा? ये होगा RHS। देखो अगर आप इसके साथ हैं तो इसका आंसर होगा RHS, अगर आप इसके साथ हैं तो इसका आंसर क्या होगा? LHS। तीसरी चॉइस बचती है नहीं बचती है? इन्हीं दोनों में से कोई एक सही है। चलो देखते हैं क्या सही है। तो इसका नाम क्या है? बोर्ड पर फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ द वाटर। और इधर मैंने सजेशन क्या दिया? जिस पर फ्रिक्शन करना है, जिस पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी है, आप उसके जस्ट एंटी के पास चले जाइए और वहां से देखिए कि वो क्या कर रहा है। वो जैसा मोशन कर रहा है उसका ठीक क्या होगा? उल्टा। चले जाते हैं पानी के अंदर, आते हैं यहाँ पे पानी पर पहुंच जाते हैं। अब पानी पर हम हैं और मुझे क्वेश्चन में कह दिया बोट इधर जा रही है। अगर बोट इधर जा रही है, पानी से पानी पर बैठे हो ना, और देखा कि भाई बोट इस तरफ जा रही है, देखो ये एरो लगा हुआ है। जब बोट अगर इधर जा रही है तो बोट पर फ्रिक्शन कैसा होगा?
बोर्ड पर फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ वाटर, यानी ये सही है। बोर्ड पर फ्रिक्शन है तो कहां जाना पड़ेगा? पानी पर। और पानी पर फ्रिक्शन है तो कहां जाना पड़ेगा? बोर्ड पर। एक का फैसला हो गया ना, दूसरा ऑटोमेटिकली आ गया, यानी ये गलत है। अब चलते हैं कि अगर आप इसको डिसाइड कर चुके हो, ऑटोमेटिक में सही जाना चाहते हैं, तो वापस चलो। अब ये बोट जो है चल रही है, जब बोट चल रही है तो नीचे का पानी आपको कैसा दिखेगा? पीछे की तरफ जाता हुआ। तो पानी पर पानी इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर होगा? इस तरफ। यानी पानी पर जो फ्रिक्शन होगा, वाटर पर जो फ्रिक्शन होगा बिकॉज ऑफ द बोट, वो कैसा होगा? बोलो। तो ये वाली साइड क्या हो गई? अच्छा, ये वाली साइड क्या हो गई? मैंने गड़बड़ कर दी, यानी ये सही है, ये एलएचएस है और ये क्या? आरएचएस। लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन, सही है ना? मजा आ रहा है? और इसमें जो है ना, आप इंटरेस्ट भी दिखाओगे क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है ही। अब ये सिंपल था, थोड़ा सा और टिपिकल केस लो, और टिपिकल केस लो। जरा इस एग्जांपल को देखो, एग्जांपल कॉपी नहीं होगा। ये दीवार है भाई, ये दीवार है और ये रहा एक बॉक्स। तो मुझे बॉक्स और दीवार के बीच में फ्रिक्शन चाहिए। मैं दीवार को W से लिखूंगा और बॉक्स को मैं B से लिखूंगा, यानी कि एक तो होगा बॉक्स पर फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ द दीवार और दूसरा होगा दीवार पर फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ द बॉक्स। डिसाइड करिए, यहाँ डायरेक्शन का फैसला कैसे होगा? ऊपर और नीचे, ऐसे ही तो होगा ना? यहाँ लेफ्ट राइट तो होगा नहीं, बताइए। सर बॉक्स पर ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। जो इसमें चेंज करना चाहता है वो चेंज करे, ये मौका आपको फिर नहीं मिलेगा दोबारा। जितने यहाँ पर आप जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं चीजों के साथ, वो करिए, क्योंकि यहाँ पे अगर गलती होगी तो आपको पता चल जाएगा क्या वजह से गलती हो रही है। आपको क्या नहीं करना है, जब तक रिलेटिव मोशन का फैसला ना हो जाए तब तक आप आंसर मत दीजिए। लगाइए दिमाग, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है कि दीवार के साथ ये बॉक्स है, नथिंग से स्पेशल। अब आप डिसाइड कर लो, अगर कोई दीवार के साथ कोई बॉक्स अगर है तो टेंडेंसी क्या होती है? देखो, ऊपर की तरफ तो कोई फोर्स है नहीं और नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ये बात पक्की है। तो वहां दिमाग दौड़ाया तुमने कि यहाँ पे ऊपर तो कोई फोर्स है ही नहीं, mg हमेशा किधर काम करेगा? नीचे की तरफ। तो यहाँ खुद से आपने जो है फील किया कि mg तो नीचे की तरफ काम करेगा, तो ये mg नीचे की तरफ काम करेगा। आ जाओ दीवार पर, ये दीवार पर आप बैठ गए। अब दीवार से तुमने बैठ के देखा कि mg क्या करना चाहेगा? mg इसको नीचे ले जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा? बॉक्स पर ऊपर की तरफ। तो ये रहा फ्रिक्शन फोर्स किसके ऊपर? बॉक्स पर। कहां से देखा? दीवार से, यानी FBW अप हो गया। दूसरा वाला अपने आप क्या होगा? डाउन। आप उसके लिए चाहें तो छोड़िए उसको, F दीवार पर फ्रॉम द, एक फैसला होता है, दूसरा एंटी होता है। और अगर आप नहीं मानोगे तो बॉक्स पर बैठ जाओ। तो जब बॉक्स के खिसकने की टेंडेंसी नीचे होगी तो जिस पर तुम बैठो अगर वो नीचे जाएगा तो तुम्हें सामने वाला किधर दिखेगा? ऊपर। तो दीवार ऊपर जाती हुई पता चलेगी, तो फ्रिक्शन कैसा? नीचे की तरफ। अब जैसे यहाँ पर आपने क्वेश्चन कहा कि टेंडेंसी क्या है, तो यहाँ पर खुद के कॉमन सेंस से टेंडेंसी का पता चलेगा। ठीक है, क्लियर ये बात? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन को कैसे जज किया जाता है इस पर भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, और भी कई सारे एग्जाम्पल बनेंगे, कई सारे एग्जाम्पल बनेंगे। जैसे आप देखिए, ये बॉक्स, ये बॉक्स और ये बॉक्स, यहां पर ड्रिवेन फोर्स लगा दिया गया। इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है P, ABP। फ्रिक्शन चाहिए, यानी कि मुझे पता है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शंस होंगे वो क्या होंगे? एक तो होगा A पर फ्रिक्शन B की वजह से,
एक होगा बी पर फ्रिक्शन ए की वजह से, ठीक है। और देखो भाई एक होगा फ्रिक्शन बी पर पी की वजह से और एक होगा फ्रिक्शन पी पर बी की वजह से, कोई और नहीं। यहाँ नीचे अभी कुछ नहीं पता, कोई सरफेस नहीं दी गई तो क्यों सोचे जबरदस्ती। अब चलते हैं जरा डिसाइड करते हैं, डायरेक्शन देखते हैं। देखो जो ड्रिवन फोर्स लगता है उसके लिए तो कंफर्म हो गया वो किधर जाना चाहेगा। पहले मैं ए से बैठ के देखता हूँ, ए से मैं बी को देखता हूँ, बी किधर जा रहा है भैया, बी पर फ्रिक्शन कैसा होगा, बी पर फ्रिक्शन आ गया, बी से ए पर फ्रिक्शन कैसा होगा, उल्टा। एक का फैसला हो जाए दूसरा वाला कैसा होता है, एंटी। यानी कि एफ बी ए कैसा आया, एफ बी ए आया आरएचएस, एफ ए बी कैसा है एलएचएस। तो हाल फिलहाल अगर आप देखो एफ ए नहीं, यहाँ पर ऊपर वाला अच्छा मैं फिर से गड़बड़ कर गया, ये कैसा है एलएचएस। अच्छा क्या हो रहा है मुझे, ये है एलएचएस और ये क्या है आरएचएस, ठीक है। कोई ऐसी चीज दिमाग में चल रही है जो लेफ्ट और राइट को क्या कर रही है, कंफ्यूज। अब सही हो गया। अब मैं ये कह रहा था कि भाई अब बी पर आप आ गए, बी से ए को देख लिया, ए से बी को देख लिया। जैसे जैसे तुम क्वेश्चंस करोगे ना तो तुम देखोगे कि क्या आसान है, जिसके मोशन के बारे में पता हो जाए उसके एंटी पे चले जाइए। ये डिसाइड हो गया। अब चलते हैं बी और पी की बात करते हैं। इसके पहले मैं आपसे ये कह रहा था उस समय, जैसे बी को देखो और ए को देखो, जरा अलग से बनाओ। अभी हमने ए को अलग से बनाया और बी को भी अलग से बनाया, फिलहाल अभी ए को अलग से बनाते हैं। तो ए पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो ये लग रहा है ना, बोलो भाई। ए पर लगने वाला फ्रिक्शन तो ये है ना, और ए का mg नीचे होगा, बोलो नॉर्मल रिएक्शन से लड़ रहा होगा। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई ये कहता है कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है, ये बात सही नहीं है। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ये सही है। अभी अगर आप देखें तो जो अभी करंट सीन है उस करंट सीन के हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन किससे लड़ रहा होगा, इससे लड़ रहा होगा वेट से। और ए पर फिलहाल कैसा फोर्स है, एफ ए बी, और ये कैसा फोर्स है, फ्रिक्शन। इधर है इस तरफ, अब फोर्स है तो कुछ तो करेगा, यानी ये ए को इधर चलाने की क्या करेगा, कोशिश। कामयाब होता है नहीं होता डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स मोशन करने की क्या कर रहा है, कोशिश। यानी मोशन में क्या कर रहा है, सहायता, सपोर्ट कर रहा है मोशन को। तो ये कह देना कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। बट ये यूनिवर्सली ट्रू है कि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का क्या करता है, अपोज। सम टाइम फ्रिक्शन मोशन में क्या करता है, हेल्प भी करता है। जैसे ए को अगर देखें तो फिलहाल ए के पास तो ऐसा कुछ था ही नहीं बाहर से, क्योंकि बी को तो बाहर से ड्रिवन फोर्स मिला हुआ है, ए को तो कुछ मिला नहीं है। और देखें जरा ए पर सारे फोर्सेस के बारे में सोचना शुरू करें तो mg लड़ेगा नॉर्मल रिएक्शन से, तो यही इकलौता फोर्स तो बचा ना, और ये इसको इधर ले जाने की क्या करेगा, कोशिश। और ये फोर्स कौन सा, फ्रिक्शन। तो यहाँ फ्रिक्शन चलाने में हेल्प करता है, मोशन में हेल्प करता है। वापस आते हैं बी और पी की बात करते हैं। पी पर बैठ गए, जो चल रहा है उस पर पहले मत बैठो, जो नहीं चल रहे हैं आसपास के लोग पहले उनकी बात कर लो। तो पी पर बैठ करके देखा तो पी किधर जा रहा है, आगे। तो भैया इस पर फोर्स होगा बी पर बिकॉज ऑफ पी। अब की बार मैं गलती नहीं करूंगा, यानी एफ बी पी कैसा हो गया, एलएचएस। सही है। तो जब एक बार पता चल गया कि भैया पी से बी पर फ्रिक्शन ये है, तो बी से पी पर कितना होगा, ये कैसा होगा, ठीक, सही है। फिर अगर हम P के लिए देखें, पर्सनली P के लिए देखें, तो पर्सनली अगर हम P को देखें, पर्सनली P को देखें, केवल P की बात हो रही है, तो P पर फ्रिक्शन फोर्स तो ये है ना, क्या है, F PB, और ये जो है आपका mg, इसका P वाले का,
अच्छा, अगर इसको कोई सपोर्ट कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन से क्या होगा, लड़ेगा। तो ये वाला फ्रिक्शन फोर्स इसको मूव करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। फ्रिक्शन, हाँ FAB RHS होगा ना, FAB RHS होगा। FAB हाँ। तो और FB LHS होगा। वही लिख दिया था हमने बेटा। क्या हुआ, सर FAB RHS होगा, राइट हैंड FB साइड। LHS तो लिखा तो था मैंने। सर कंप्यूटर अच्छा इधर ही। यस सर। यानी ये होगा RHS और ये क्या होगा, मैं दोबारा में चेंज किया लेकिन वो वैसे ही फिर से लिख दिया, बट अब की बार मैंने ये सही लिखा नहीं। इस तरीके से आप एग्जाम्पल लेंगे और डायरेक्शन से थोड़ा सा लड़ेंगे, जूझेंगे, स्ट्रगल करेंगे, तो आप देखोगे कि कुछ ना कुछ तो फायदा आपको ही होने वाला है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक कोई स्फेरिकल बॉडी है, हॉलो स्फीयर है, मैंने यहां पर एक बॉक्स रख दिया, तो स्फीयर वर्सेस बॉक्स का फ्रिक्शन फोर्स, स्फीयर वर्सेस बॉक्स का फ्रिक्शन फोर्स, और कुछ नहीं कहा गया। स्फीयर वर्सेस बॉक्स का फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि एक तो सिचुएशन है B फॉर बॉक्स और S फॉर स्फीयर। नहीं, ऊपर तो बेटा ये है, ठीक है ना, देखते हैं और क्या है। तो यहाँ पर एक तो फ्रिक्शन होगा बॉक्स पर, कहां से, स्फीयर से। एक फ्रिक्शन होगा स्फीयर पर, कहां से, बॉक्स से। कॉन्टेक्टिंग सरफेस ये है ना, यस सर। ये जो कॉन्टेक्टिंग सरफेस है एक तरीके से टेंजेंट हो जाएगी, हो जाएगी टेंजेंट। आप अपने आंसर में टेंजेंट को शामिल करोगे, टेंजेंट पर ऊपर की तरफ और टेंजेंट पर नीचे की तरफ। डिसाइड करो। सर स्फीयर की फ्रिक्शन, ये वाला किधर, सर टेंजेंट में ऊपर की तरफ, टेंजेंट पर अप, और ये वाला किधर बता रहे हो, टेंजेंट के नीचे। टेंजेंट पे डाउन। देखते हैं, कुछ नहीं कहा गया, अब कॉमन सेंस है, mg तो काम कर रहा होगा ना। यस सर। अब अगर mg काम कर रहा होगा तो फिर mg के कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक कंपोनेंट ये आएगा, एक कंपोनेंट ये आएगा, नहीं होंगे? Yes, sir. होंगे। जो ये वाला mg का कंपोनेंट है इसको लिख देते हैं mg 1 और इसको लिख देते हैं mg 2 कंपोनेंट है ना, तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो किससे लड़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन से। ये तो नॉर्मल रिएक्शन में एंगेज हो गया। यस सर। और ये जो mg2 है स्फीयर पर आप बैठ जाओ, भाई आप बात कर लो ना B और S की, आपको बैठना कहाँ पड़ेगा, स्फीयर पर। स्फीयर पर बैठ करके तुमने देखा कि भाई ये वाला mg2 इसको नीचे किसका आएगा, तो इस वाले बॉक्स की टेंडेंसी किधर है, नीचे जाने की, नीचे इन द सेंस ये डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा, टेंजेंट पर ऊपर। एक बार फैसला हो गया तो यानी कि स्फीयर पर फ्रिक्शन बॉक्स से कैसा होगा, नीचे। ठीक है ना, ऐसे आप कई सारे एग्जाम्पल लीजिए और चीजों को करिए। फिर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि गैप ज्यादा हो गया इसलिए रिवीजन करा रहे हैं मेन पॉइंट्स, कि जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स होता है, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, क्या मतलब है इसका, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। वैसे तो हमने इसको कोई सिंपल अभी दिया नहीं, चलो कैपिटल एफ दे देते हैं। एक तो कांटेक्ट फोर्स है तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किससे लिखा है, एन से। हमेशा कैसा होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस, कॉन्टैक्टिंग सरफेस। दूसरा जो कांटेक्ट फोर्स है वो कौन है, फ्रिक्शन फोर्स, स्मॉल एफ। ये हमेशा कैसा होता है,
always along the contacting surface. अब contacting surface के along में इधर है या उधर है, उसी के ऊपर अभी डिस्कशन चल रहा है। तो कोई भी सिचुएशन हो, नॉर्मल रिएक्शन अगर ऐसे है तो फ्रिक्शन फोर्स या तो ऐसे होगा, नॉर्मल रिएक्शन अगर ऐसे है तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे होगा, अगर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे हो सकता है, अगर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे हो सकता है। ऑलवेज क्या बनाना, 90 बनाना। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहलाता है रिजल्टेंट कॉन्टैक्टिंग फोर्स। तो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, तो इसके बारे में क्या लिख सकते हो, इट इज रिजल्टेंट फोर्स। किसका है, किसका रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल f एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, तो यहां पर हमने देखा कि इन दोनों का टोटल कैपिटल F है, इन दोनों का टोटल कैपिटल F है, इन दोनों का टोटल कैपिटल F है, इन दोनों का टोटल कैपिटल F है। तो कैपिटल F इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। ये 90 डिग्री का एंगल है ना, तो ये आ जाएगा कैपिटल F इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। ये तो आ गया रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू। अब रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स की डायरेक्शन भी आपको बता दी है। तो वेक्टर में आपने सीखा हुआ है, अगर दो वेक्टर अपनी टेल और टेल कंबाइंड करते हैं तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, इन दोनों को, इस डायग्राम को आप पैरेललोग्राम में बदल दो। जब आप डायग्राम को पैरेललोग्राम में बदल देते हो तो जो वेक्टर टेल टेल से निकलता है वो क्या होता है, रिजल्टेंट। यहां पर ये काम कर लें, पैरेललोग्राम में बदलें, ये रहा रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स कैपिटल है, यहां पर भी यही काम कर लो, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स कैपिटल है, यहां पर भी यही काम कर लें, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स कैपिटल है। ये तो वैल्यू लिखी हुई है, यहां डायरेक्शन देख रहा हूं, सेम रिजल्ट यहां पर भी रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स कैपिटल है। इस अधूरी पिक्चर को पैरेललोग्राम में बदलो और जो डायगोनल फ्रॉम द कॉम्बिनेशन पॉइंट होता है वो रहा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वाला कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग लैम्डा से लिखेंगे। ऐसी बाउंडेशन कुछ नहीं है, हो सकता है किसी किताब में थीटा से लिखा हो, बताएगा कि थीटा फ्रिक्शन एंगल, किसी किताब में फाई से भी लिखा हो सकता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, एंगल फॉर्म बाय रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स जिसको कि हमने कैपिटल F से लिखा है, फ्रॉम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फ्रॉम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, कैपिटल N से लिखते चले आए हैं, इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा। चलो अब लैम्डा को दिखाने की बारी है। ये रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये रहा लैम्डा। सिमिलरली यहां पर देखो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स ये है, नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बन रहा है वो लैम्डा है, यहां पर लैम्डा ये होगा, इस डायग्राम में लैम्डा ये होगा, इस वाले डायग्राम में लैम्डा ये आ गया लैम्डा। अब हमने यहाँ पे थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगा दी tan लैम्डा निकालने के लिए। तो tan के फंडे में आता है परपेंडिकुलर, अपॉन में क्या आता है बेस।
tan लैम्डा। देखते हैं सभी फार्मूलों सभी डायग्राम्स में tan लैम्डा सामने वाला क्या परपेंडिकुलर, ये वाली लेंथ किसके इक्वल होगी, स्मॉल f के इक्वल होगी। यस सर। तो परपेंडिकुलर यानी ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ किसके इक्वल है, स्मॉल f के इक्वल है। और बेस में ये वाली लेंथ यानी किसके इक्वल है, n से। तो tan लैम्डा बराबर हो जाएगा f/n। हर डायग्राम में देखो यही आएगा। इस वाले डायग्राम में देखो tan लैम्डा, तो ये वाली लेंथ किसके इक्वल होगी, f, और बेस में क्या जाएगा, n। हर डायग्राम में यही आने वाला है, ठीक है। तो tan लैम्डा बराबर हो गया f/n। और f जो है वो फ्रिक्शन फोर्स है जिसका फंडा क्या होता है, म्यू अपॉन में n से n कट हो गया, tan लैम्डा बराबर क्या होगा, यानी कि फ्रिक्शन एंगल का टेंजेंट, tan लगा देना मतलब टेंजेंट, फ्रिक्शन एंगल का टेंजेंट फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के क्या होता है, बराबर होता है। नोट करिए। अगर कोई पूछता है कि फ्रिक्शन फोर्स की नेचर कैसी है तो क्या जवाब होगा, एक तो आंसर आ गया नॉन कंजर्वेटिव है। मान लो किसी ऑप्शन में नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, तो किसी ऑप्शन में अगर नहीं है नॉन कंजर्वेटिव तो क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है इसके। याद रखो इस बात को, टेंशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है, फ्रिक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली बात किस बेस पे कही जा रही है, जैसे बॉक्स और दीवार को आपस में तुमने कांटेक्ट कराया, एक बॉक्स है एक दीवार का। बॉक्स में क्या चीज है, प्रोटॉन्स है, दीवार में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब बॉक्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, दीवार में क्या है, प्रोटॉन्स है। इनके आपस में, इनके बीच में क्या लग जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। एक वो वाला रीजन भी रहता है। इस बेस पर अगर कहीं पर नॉन कंजर्वेटिव नहीं दिया जा रहा है तो आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जानते हैं एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ये ग्राउंड है और हमारे पास में एक प्लेन है, ये प्लेन। इस प्लेन पर ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब हमने इस प्लेन को थोड़ा सा ऊपर उठाया, ये प्लेन है और ये ऑब्जेक्ट है। अब मैं प्लेन को ऐसे ऊपर उठाऊंगा। अब ये प्लेन जो है यहां पहुंच गया, ऑब्जेक्ट इस पर रखा हुआ है और हमने प्लेन को ग्राउंड से यानी हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे झुका दिए। देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अभी फिसल लेगा। ये जो एंगल है, मान लेते हैं इस एंगल की वैल्यू 20 डिग्री है, तो हमने कहा 20 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट नहीं फिसल रहा। फिर हमने एंगल को और बढ़ा दिया, अभी भी ऑब्जेक्ट नहीं फिसल रहा। फिर एंगल को और बढ़ा दिया, अभी भी ऑब्जेक्ट नहीं फिसल रहा। कभी ना कभी एक सिचुएशन ऐसी आएगी, कभी ना कभी इस तरीके का एंगल आएगा जब ऑब्जेक्ट ने जस्ट फिसलना शुरू किया। तो प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल जिसके लिए प्लेन पर रखे हुए ऑब्जेक्ट ने जस्ट फिसलना स्टार्ट किया, वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, एक तो ये एंगल ऑफ रिपोज कौन बनाएगा, प्लेन बनाएगा। कहां से बनाएगा, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। और देखो जरा आप लोग, हमने इसको थीटा से लिखा था क्या, थीटा से लिखा था, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, एंगल ऑफ रिपोज यानी कि थीटा इज सच एंगल formed by plane from horizontal for which
for which placing object over it just slide. जस्ट स्लाइड का मतलब मैं बता चुका हूँ बिगिनिंग ऑफ द क्लास में, यानी कि ये ऐसा केस होता है कि जो आपका ड्रिवन फोर्स है वो फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के क्या रहता है, बराबर। थोड़ी ही देर में यानी पलक झपकते फिर ड्रिवन फोर्स क्या हो जाएगा, जीत जाएगा, और जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है किसमें बदल जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो मैंने लिखा है ना, मुझे उसका डायग्राम बनाना है। अब मैं उस डायग्राम को बना लेता हूँ जिस पर ये सिचुएशन आ गई है। तो वही ग्राउंड है आपके पास, और ये रहा आपका प्लेन, ये रिपोज एंगल थीटा आ चुका है, रिपोज एंगल है, और ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, और बात आ रही है कि ऑब्जेक्ट पे बस जस्ट फिसलना शुरू किया है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें उसको इसमें हेल्प कर रही होंगी। तो ये जो आप सबको पता है कि इधर की तरफ काम करेगा mg sin थीटा, इधर क्या काम करेगा mg cos थीटा, ये रहेगी नॉर्मल रिएक्शन, याद आ गया, नॉर्मल रिएक्शन। तो जो हमारा ये बॉक्स है उसको कौन नीचे ला रहा है, mg sin थीटा। तो मैंने प्लेन से देख करके, प्लेन पर बैठ करके देखा कि जो ड्रिवन फोर्स है वो कौन है, mg sin थीटा। mg sin थीटा से ही वो फिसलना चाहता है, तो आपके इस बॉक्स पर फ्रिक्शन क्या होगा, ये F B माने बॉक्स पर, कहां से, प्लेन से, B माने यहाँ पे प्लेन है, और B माने यहाँ पर क्या है, बॉक्स। हम लोग किसका डिस्कशन कर रहे हैं, बॉक्स का। तो मुझे केवल उसी पर लगने वाले फोर्सेस चाहिए, और बेहतर रिस्पांस के लिए हमने जो है इसको अलग से बना लिया। ये बॉक्स है, तो देखते हैं इस पर लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस कौन कौन। तो एक तो बॉक्स पर ये वाला फोर्स काम कर रहा है जो कि ड्रिवन फोर्स है mg sin थीटा, और हमारे इस बॉक्स पर ये फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है F BP, P फॉर बॉक्स, P फॉर प्लेन की वजह से, और बॉक्स पे क्या काम कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, और बॉक्स पर क्या काम कर रहा है, mg cos थीटा। इतनी सारी चीजें इस बॉक्स पर काम कर रही हैं, और कोई फोर्स छूट गया नहीं छूटा, mg cos थीटा। अब देखिए कैपिटल N तो लड़ रहा होगा किससे, mg cos थीटा से, और यहां पे लिखा जस्ट स्लाइड, मतलब कुछ देर के लिए सही, लेकिन उस मोमेंट पर फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है, ड्रिवन फोर्स के बराबर है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है FBP ड्रिवन फोर्स के बराबर है mg sin थीटा, उस मोमेंट पर जस्ट ड्रिवन वाली, जस्ट स्लाइड वाली कंडीशन पे। अब FBP की वैल्यू होगी म्यू n, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स बराबर है म्यू n, mg sin थीटा। म्यू n की वैल्यू क्या बेटा, mg cos थीटा बराबर mg sin थीटा। तो कौन खत्म होने वाले हैं लेफ्ट और राइट से, mg mg, म्यू बराबर क्या आ गया, sin थीटा बाई cos थीटा, म्यू बराबर क्या हो गया, tan थीटा। क्या कमाल की बात आ गई, रिपोज एंगल का टेंजेंट म्यू के क्या है, बराबर, ये थीटा क्या था यहाँ पे, रिपोज एंगल। ठीक, अब बात करते हैं कि फिसलना शुरू कर चुका है। पहले तो हमने क्या बात की, जस्ट लाइक, अब हमने कहा कि फिसलना स्टार्ट हो चुका है, स्लाइडिंग टेक प्लेस, स्लाइडिंग टेक प्लेस, फिसलने वाला है, जस्ट स्लाइडिंग, स्लाइडिंग हो रही है, तो स्लाइडिंग टेक प्लेस। जरा उस कंडीशन में सोचते हैं जब स्लाइडिंग होने लगी, जब स्लाइडिंग होने लगी तो n को mg cos थीटा को ही संभालना होगा, n बराबर mg cos थीटा। अब अगर स्लाइडिंग होने लगी तो बड़ा कौन है, ये, और ये क्या, छोटा, तो नेट फोर्स निकालो भाई, नेट फोर्स हो जाएगा बड़ा फोर्स माइनस का छोटा फोर्स, ये तो हो गया नेट फोर्स। न्यूटन कहता है कि नेट फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन।
यानी इस फिसलने वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन। अब यहां पर mg sin थीटा और FBP को फिर से म्यू एल लिखोगे बराबर mg sin थीटा, म्यू मींस म्यू, n माने mg cos थीटा बराबर m। देखो ये जो m है वो लेफ्ट से और राइट से खत्म हो गया, यहाँ बच गया g sin थीटा माइनस का म्यू g cos थीटा बराबर थीटा। तो फिसलने वाले का एक्सेलरेशन आ गया। याद रखिए इस पूरी कहानी में कोई एक्सटर्नल एफर्ट्स हमने नहीं लगाया, मेरी तरफ से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो ये फिसलते हुए ऑब्जेक्ट का ए आ गया। अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो 100% v बराबर u प्लस एटी और s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर पर 2as वाले फंडे को यूज करने की परमिशन है। चेक करते हैं क्या कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। यहाँ तो सरफेस का नेचर डिसाइड हो गया है ना कि आपने प्लेन किसका लिया है, तो वुडन का है, लकड़ी का है, बॉक्स किसका है, आपने कहा बॉक्स थर्माकोल का, ठीक है, तो डिसाइड हो गया। तो म्यू डिसाइड हो गया, थीटा डिसाइड हो गया, थीटा नहीं बदल रहा, जी भी नहीं बदल रहा, जी भी तो नहीं बदल रहा। इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट है तो आगे की कहानी के लिए इस फार्मूले का एप्लीकेशन होगा। फॉर एग्जांपल t समय बाद वेलोसिटी कितनी होगी, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, t समय बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस। ये तीनों फार्मूले तभी यूज होते हैं जब a क्या होता है। आइए तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 70। The coefficient of your friction between the car seat and the inclined plane is 0.8। तो ये 0.8 क्या दिया गया, म्यू दिया गया। The maximum acceleration of the car so that it may move up। यहाँ पर move up है, डाउन नहीं है। डाउन तो वो अपने आप आएगी, mg sin थीटा से अपने आप आएगी। इंक्लाइन प्लेन पर अगर ऊपर जाना है तो आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन में वो एफर्ट्स कौन लगाएगा, इंजन, कार का इंजन। मूव अप द प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विदाउट स्लिपिंग व्हील। मतलब कार फिसले ना, नीचे की तरफ ना फिसले और ऊपर की तरफ चलती चली जाए। एक्सेलरेशन पूछा गया। अभी जो आपने ए निकाला था वो तो बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट्स का ए था, जो हमेशा किधर था, नीचे की तरफ था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जरा सपोर्टिंग डायग्राम बनाओ। ये इंक्लाइन प्लेन है, क्वेश्चन में इस इंक्लाइन प्लेन का जो इंक्लिनेशन है वो कितना है, थीटा है, थीटा है। अब अगर ये कार है तो देखो कार को लेकर के कुछ चीजें तो क्लियर है। एक तो ये हो गया कि mg sin थीटा नीचे की तरफ होगा, mg sin थीटा, और ये जो mg sin थीटा है वो क्या चाहेगा, वो तो इसको नीचे की तरफ स्लाइड कराएगा। अब प्लेन से आपने देखा, प्लेन से बैठ करके कि ये कार क्या कर रही है, नीचे स्लाइड करना चाहती है, टेंडेंसी नीचे मूव करने की है। तो कार पर फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा, ऊपर की तरफ। बाकी नॉर्मल रिएक्शन भी कार पर होगा, और क्या होगा, mg cos थीटा, यानी वो सारी चीजें वही आ गई। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि ये मूव अप है और म्यू आपको दिया गया है 0.8, म्यू दिया गया है 0.8। कार को लेकिन ऊपर जाना है, तो कार पर जो नेट फोर्स है वो कितना हो गया, F माइनस mg sin थीटा, ये नेट फोर्स हो गया। और ये बराबर किसके हो जाएगा, मास, कार का मास इनटू एक्सेलरेशन।
ठीक है ये बात। और ये भी हमें पता है कि ऊपर जाने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स की भी हो सकता है जरूरत पड़े। भाई अगर ये सिचुएशन है कि जस्ट ऊपर जा रही है तो हमने कहा कि भाई ये ज्यादा है और ये क्या है, कार ऊपर चल देगी। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा फोर्स एडिशनल फोर्स चाहिए, हमने कह दिया एक्सटर्नल फोर्स क्या लगा है, एफ एक्सटर्नल। अगर ये है तो रिजल्ट क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, एफ प्लस एक्सटर्नल फोर्स माइनस का mg sin थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। पता नहीं कौन सी बात पे ऊपर वो फोकस कर रहे हैं, दोनों एफर्ट्स लेके चल रहे हैं। इंजन में भी फोर्स लगाया हुआ है, ऐसा भी सोच के चल रहा है। तो इंजन जो फोर्स लगाएगा वो एक्सटर्नल फोर्स। इस वाले केस को अगर देखें तो F की वैल्यू क्या है, म्यू n है, माइनस का mg sin थीटा है और ये m है। n को ब्रेक करोगे बेटा तो ये हो जाएगा क्या, mg cos थीटा और माइनस का mg sin थीटा इज इक्वल टू n से n कैंसिल हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा म्यू g cos थीटा माइनस का g sin थीटा। अच्छा यहाँ से अगर आप करोगे तो देखो सब कुछ वही आएगा, केवल ये और आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा। सर आप करके देख लेना, आपका ये आ जाएगा f एक्सटर्नल प्लस का म्यू जी कॉस थीटा f एक्सटर्नल बाई m। आप जब सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट मिलेगा और प्लस का म्यू जी कॉस थीटा माइनस का जी साइन। यार देखो ना, इस f की जगह पे फाइनली क्या आ जाता है, म्यू एम जी कॉस थीटा, f की जगह पर आ गया म्यू एम जी कॉस थीटा, प्लस का है f एक्सटर्नल, माइनस का है एम जी साइन थीटा और इधर क्या है m। अगर हम इस m को सभी में डिवाइड कर दें तो यहाँ से तो m गायब हो जाएगा, यहाँ पे m आ जाएगा और यहाँ से भी गायब हो जाएगा। a बराबर क्या आ जाएगा, f एक्सटर्नल बाई m प्लस म्यू जी कॉस थीटा माइनस का जी साइन। Now check the question and decide the answer। ये तो मैंने आपको डिस्कस किया फोर्सेस को लेकर कि एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं हेल्प कर रहा है तो क्या फ्रिक्शन फोर्स अगर ज्यादा हो जाए तो बात बन सकती है। सोचना है कि अगर हाँ फ्रिक्शन फोर्स अगर ज्यादा हो जाए इससे तो बात बन सकती है क्या, हो सकता है कि बात बन जाए। उस केस में तो ये रिजल्ट है, यानी इसका ठीक देखो उल्टा लिखा हो, नीचे आता है तो आता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। बट इसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं चाहिए, हमें कोई एफर्ट्स नहीं करना पड़ता, अपने आप सारा काम होता है। बट ऊपर ले जाने के लिए हो सकता है कि एक्सटर्नल जोड़ लगाना पड़ा हो, तो ये केस आ गया। अब आप क्वेश्चन देखिए और डिसाइड करिए। आपसे क्वेश्चन में कहा है कि मुझे मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए। मेरे पास में दो चॉइस थे, या तो हम इसको लेकर के चलें कि बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट्स के ही फ्रिक्शन ने अपना काम कर दिया हो, ऊपर चढ़ा दिया हो कार को, और अगर एक्सटर्नल एफर्ट्स लगाना पड़ा तो ये सिचुएशन है। बट एक्सटर्नल वाला फोर्स हमें दिया नहीं तो इसके बारे में तो हम आगे जा नहीं पाएंगे। अब उसने पूछा है मैक्सिमम ए कितना हो सकता है, थीटा उन्होंने दिया नहीं, म्यू हम बदल नहीं सकते, जी हम बदल नहीं सकते, मेरे हाथ में केवल क्या है थीटा। कि इंक्लाइंड प्लेन का जो ये थीटा है वो हमें वेरी करने की परमिशन है। अगर हमें ए को मैक्स बनाना है तो cos थीटा को मैक्स बनाना पड़ेगा, sin थीटा को मिनिमम बनाना पड़ेगा। cos थीटा की मैक्स वैल्यू 1 होती है जबकि sin थीटा की मैक्स वैल्यू 0 होती है, क्योंकि जो इंक्लिनेशन है वो कैसा है, एक्यूट है, 90 से कम है, इसलिए आप sin थीटा की नेगेटिव 1 वैल्यू के बारे में नहीं सोच पाएंगे। एंड दैट इज व्हेयर रिजल्ट कितना आ गया, 1 वैल्यू। कौन सा ऑप्शन हुआ क्वेश्चन का, सी। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 80। upper half of an inclined plane with inclination phi is perfectly smooth while the lower half is rough. A body starts from the rest at the top will again come to rest at the bottom. If the coefficient of friction for the lower half is given by, और अब हमारे पास में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन निकालना है।
पहले हम ऑप्शन पे ज्यादा ध्यान ना दें, क्वेश्चन को देखें क्या एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर है 80। ये इंक्लाइंड प्लेन है फाई इंक्लिनेशन के साथ, इसका आधा हिस्सा ये वाला हिस्सा स्मूथ है, जबकि ये आधा हिस्सा कैसा है, रफ है। अगर हम ये सोचते हैं कि ये प्लेन का ये वाला हिस्सा L लंबाई का है, क्योंकि ये हाफ है पॉइंट यहां से, तो ये भी कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 में ये बॉडी यहां से चलती है, टॉप से चलती है, और टॉप से जब चलती है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो देखो ये क्वेश्चन हो गया फ्रिक्शन फोर्स के पहले वाले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। यहाँ पे क्या काम कर रहा होगा, mg sin थीटा, याद आया? और काम क्या करता है, mg cos थीटा। mg cos थीटा को कौन संभालता है, m। नॉर्मल रिएक्शन तो mg cos थीटा को संभाल के रखता है, और इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, g sin थीटा। याद आ रहा है सर ना, जब फ्रिक्शन नहीं था, जब इसके जस्ट पहले फ्रिक्शन चैप्टर से पहले जब इंक्लाइंड प्लेन किया था, तो कोई चीज जब अपने मास की वजह से, अपने वेट की वजह से नीचे की तरफ फिसलती है तो ये कितना होता है, g sin थीटा। याद है या भूल गए? और अगर आप भूल गए तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपने अभी भी देखा कि फ्रिक्शन की मौजूदगी में a की वैल्यू क्या है, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, ये है। और अगर फ्रिक्शन है ही नहीं तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा ना, केवल a बराबर क्या रहेगा, g sin थीटा। जहां पे थीटा है वहां पे क्या होगा, फाई, क्योंकि इंक्लिनेशन एंगल क्या चल रहा है, फाई। आधे हिस्से के लिए, अपर हाफ के लिए, अपर हाफ के लिए उस फिसलने वाले ऑब्जेक्ट की बल्ले बल्ले कोई नुकसान नहीं है, लगातार वेलोसिटी बढ़ाएगा, क्योंकि इसके अपोजिशन में कोई फोर्स ही नहीं है। तो अपर हाफ के लिए फंडा क्या लगाया, टाइम दिया होता तो v बराबर u प्लस 80 दे करते, और टाइम नहीं दिया तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर का भी कोई मतलब नहीं। हमने फंडा लगाया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि मुझे अपर हाफ मतलब ऊपर वाले हिस्से की जो लेंथ और नीचे का जो हाफ है उसकी भी लेंथ जैसी चीजें बराबर है। यहां से जब चला था तो 0 स्पीड से चला था, और जब वो यहां पहुंचा तो मान लिया स्पीड कितनी हो गई, x मीटर पर सेकंड, मान लिया ऐसा। शुरू में जो उसकी स्पीड थी u वो क्या थी, 0, और आधा हिस्सा ट्रेवल करने के बाद में कितनी हो गई, x। a माने g sin phi, ये देखिए, s माने क्या हो गया, l। x स्क्वायर बराबर हो गया 2g sin phi l। ओके, पहली इक्वेशन। अब अगले हाफ के लिए चलते हैं जो कि रफ है, अगला हाफ, नेक्स्ट हाफ, नेक्स्ट लोअर हाफ। अब इसके लिए जरा बात करते हैं लोअर हाफ के लिए। चलिए, तो ये अपर हाफ तो क्लियर हो गया ना, अब चलते हैं लोअर हाफ के लिए। तो लोअर हाफ के लिए जरा सिचुएशन देखो क्या रही होगी। हम बात करते हैं केवल लोअर हाफ की, यानी ये जो मैंने बनाया ये केवल लोअर हाफ वाला हिस्सा बनाया है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से यहां पहुंच चुका है, कितनी स्पीड है इसके पास, x मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है। और इसका क्या काम कर रहा होगा, mg sin phi काम कर रहा होगा ऑब्जेक्ट के पास। इधर क्या काम कर रहा होगा, mg cos phi। इधर ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है नीचे की तरफ। आप प्लेन पर बैठ जाओ और प्लेन पर बैठ करके आप देखोगे ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, आंसर है नीचे जा रहा है, तो फ्रिक्शन कैसा होगा, ऊपर की तरफ। और फिर क्वेश्चन ने बहुत क्लियरली मैसेज दिया है जिस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए तक, कि वेलोसिटी 0 आ गई है। यहां से चलते चलते वेलोसिटी क्या हो चुकी है, 0। इसका मतलब बड़ा कौन होगा, f, और छोटा कौन होगा, तभी तो वेलोसिटी को नुकसान पहुंचा पाएगा। यानी कि जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा f माइनस mg sin phi, ये नेट फोर्स होगा। और नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अब f की वैल्यू पर डालोगे म्यू n,
और mg sin फाई बराबर क्या हो गया ma। अब म्यू n की वैल्यू क्या हो जाएगी mg, n की वैल्यू तो mg cos फाई हो जाएगी, cos फाई माइनस का हो जाएगा आपका mg sin फाई इज इक्वल टू ma। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई म्यू g cos फाई माइनस का g sin फाई। और जब ये ज्यादा होता था, जब ये ज्यादा होता था तो a की वैल्यू कितनी आती थी g sin थीटा माइनस mg cos थीटा। अब ये बात समझ में आ गई। अब a निकल गया है तो कॉन्सेप्ट लगाओ v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। फंडा लगाया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर आते आते 0 पे पहुंच गया, तो v की जगह पे क्या आ गया 0, u क्या था आपका x स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे क्या होगा माइनस है क्योंकि अपोजिट रिटार्डेशन है इसलिए, s की जगह पे क्या होगा l। यहां से आ गया 2al बराबर कितना x स्क्वायर, ठीक है। अब 2a की वैल्यू कितनी है, ये रही म्यू जी cos फाई माइनस म्यू जी माइनस जी साइन फाई, साथ में है l बराबर x स्क्वायर। इक्वेशन 1 से x स्क्वायर कितना है 2g साइन फाई और ये रहा l, तो l से l कट जाएगा और g भी कॉमन होके क्या हो जाएगा कट जाएगा। देखो क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा 2 म्यू cos फाई माइनस का 2 साइन फाई बराबर में क्या रहेगा 2 साइन फाई। तो 2 म्यू cos फाई बराबर हो गया 4 साइन फाई, तो म्यू बराबर आ गया 4 साइन फाई अपॉन में 2 cos फाई, म्यू बराबर क्या है कंप्लीट। अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 18 में एक हम लोगों का माइंडसेट और तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया, अगर इंक्लाइंड प्लेन का डिस्कशन चल रहा है, इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन थीटा है और ये फ्रिक्शन फोर्स है, तो जब ये ज्यादा है और ये छोटा है तो a कितना होता है g साइन थीटा माइनस का म्यू जी cos थीटा, जिसमें कि स्मॉल f आपका लोअर है और ये जो ड्राइविंग फोर्स mg साइन थीटा वो कैसा है ग्रेटर है। उल्टा ओवर हो जाए, ये बड़ा हो जाए ये छोटा हो जाए। a बराबर क्या है म्यू जी cos थीटा माइनस का g साइन थीटा, तब ये रिटार्डेशन बन जाता है और स्मॉल f अब की बार बड़ा हो गया है, जबकि mg sin थीटा कैसा हो गया छोटा। अभी इस क्वेश्चन नंबर 18 को करने में तुमने ये कैलकुलेट किया ना, देखो यहाँ से पूरा कैलकुलेट किया। नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन हमें मिलेगा तो कैलकुलेट नहीं करना। पढ़े हो 19 नंबर या बिजी अभी आप लोग आज तक 19 नंबर पढ़े भाई आप लोग, थोड़ी देर में हम 20 को पढ़ते हैं। पढ़ा है, एक ब्लॉक है जो कि स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन करता है, मूव्स डाउन। ए ब्लॉक मूव्स डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन और इंक्लिनेशन थीटा। इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द बॉटम इज v. If it slide down on a rough inclined plane of smooth same कर लो, वहां पे सम लिखा है, of same inclination, its velocity on reaching the bottom is v by n, where n is the number greater than 0. The coefficient of friction given by options are given. पहले ब्लॉक को स्लाइड करने का मौका मिलता है विदाउट फ्रिक्शन, फिर ब्लॉक स्लाइड करता है विद फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर है आपका 19। ये रहा स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन थीटा एंगल पर। स्मूथ क्या होता है फिसलने वाले के साथ,
mg sin थीटा होता है ड्राइविंग फोर्स, और एक्सेलरेशन कितना होता है g sin थीटा, और यहाँ पर होता है mg cos थीटा, और क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन होता ही नहीं है। तो मान लेते हैं जिस प्लेन पर ये फिसल रहा है उसकी लेंथ l है, ऐसा मान लीजिए। लगाइए फंडा बॉटम तक जाने में, फंडा लगाया v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। क्वेश्चन कहता है कि जब स्मूथ वाले प्लेन पर फिसलता है यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी v, क्वेश्चन ने दिया हुआ है। जहां से उसने शुरू किया फिसलना वहां कितनी वेलोसिटी थी नहीं बताया, तो 0। v स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2, a माने एक्सीलरेशन, g sin थीटा और s माने l। v स्क्वायर बराबर आ गया 2g sin थीटा l। ये इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन के अगले पार्ट में वो रफ प्लेन, अब प्लेन की लेंथ भी वही है, इंक्लिनेशन भी वही है, लेंथ भी वही है, लेकिन अब प्लेन कैसा हो चुका है, रफ हो चुका है। तो रफ वाला प्लेन आ गया, लेंथ अभी भी l है। ऑब्जेक्ट ने यहां से शुरू किया, 0 से शुरू किया, अब नीचे फिसल रहा है, शुरू किया 0 से, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है v/m। कॉमन सेंस लगाओ कि 0 से स्टार्ट किया था, लेकिन वेलोसिटी में गेन आया ना, वेलोसिटी में गेन आया तो क्या होगा, एक्सीलरेशन रिटार्डेशन नहीं होगा, क्योंकि रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी होती है, रिटार्डेशन की वैल्यू होती है μg cos थीटा माइनस g sin थीटा, और एक्सीलरेशन होता है क्या, g sin थीटा माइनस μg cos थीटा। फिर लगाया फंडा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए v की वैल्यू क्या हो गई है, v/n। फंडा हम लगा रहे हैं यहां पर, लेकिन लिख रहे हैं यहां पर v स्क्वायर बाई n स्क्वायर। u मींस क्या है 0, छोड़ दिया उसको 0, और फिर 2a की जगह पे क्या है g sin थीटा माइनस μg cos थीटा, और साथ में है n। इक्वेशन नंबर 2। आपका टारगेट क्या है, म्यू निकालना है, दोनों को डिवाइड कर लो। जैसे ही आप दोनों को डिवाइड करोगे, सारे बड़े बच्चे यहाँ पर इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा n स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू g sin थीटा, 2 से 2 नीचे कट जाएगा, l से l कट जाएगा, और नीचे रह जाएगा कितना, g sin थीटा माइनस का μg cos थीटा। आपका टारगेट है म्यू निकालना, और फिर इसको समराइज करो। देखो म्यू बराबर पहला ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, सॉल्व करने पर इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पर आएगा म्यू बराबर tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। चेक करके देखो आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 block of mass 2 kg rest on the rough inclined plane making 30 degree angle with the horizontal. Coefficient of the static friction between the block and the plane is 0.7. Friction force on the block, केवल friction force पूछा गया है। अगर हम इसका डायग्राम ना भी बनाए, इंक्लाइंड प्लेन का मामला, तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या होता है म्यू n, और n की वैल्यू क्या होती है mg cos थीटा। बिना डायग्राम के हो जाएगा। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.7, m की वैल्यू कितनी है 2, g की वैल्यू नॉट डिसाइडेड तो 10 ले लिया, और थीटा कितना है 30। सॉल्व कर लो भाई, देखो कोई ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं। 7 2 जा 14, cos 30 is √3/2, तो 2 7 जा 7 √3। जी इन्होंने क्या लिया है 9.8, सभी ऑप्शन में जी 9.8 लिया गया। एक आंसर तो ये आ गया, बट ऑप्शन की मैचिंग के लिए जब हम ऑप्शन देख रहे हैं तो जी को हमें लेना 9.8। तो म्यू की वैल्यू 0.7, एम की वैल्यू 2, जी की वैल्यू 9.8 cos 30। दोबारा सॉल्व कर रहे हैं, ये आ जाएगा 1.4 और 9.8 √3/2,
0.7 इंटू 9.8 इंटू रूट में मिला ऑप्शन। यस सर। तो बाकी क्वेश्चंस आप करेंगे और लगातार पूछते रहेंगे।